देवीलाल का सम्मान दिवस रैली को मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपकी उपस्थिति वहाँ कैसे रहेगी? चौधरी देवीलाल का जन्मदिन आए बरस 25 सितंबर को पूरे प्रदेश के लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और चौधरी देवीलाल एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें हर जनमानस का दिल करता है कि उस दिन जन्मदिन पे सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी जाए। और मेरा तो विशेष तौर से उनके प्रति लगाव भी रहा और उस दौर से हमने उनको देखा और उनके आंदोलनों में शरीक रहे। इसलिए मेरा नैतिक कर्तव्य भी है कि कैथल की अनाज मंडी में इतनी बड़ी सम्मान दिवस पर रैली हो रही हो और मैं उसमें ना जाऊं। मैं उसमें ज़रूर शरीक होऊंगा और लाखों लोगों के साथ चौधरी देवीलाल को नमन करें। तो क्या समझा जाए कि जो लोगों के मन में सवाल था कि कहने के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होगी, तो क्या इनेलो से अब राजनीतिक सफ़र किया? नहीं, इस बात से इसको ना जोड़ा जाए क्योंकि एक राजनीतिक रैली नहीं है, ये तो चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस है। पिछले बरस भी फतेहाबाद में ये रैली हुई थी जिसमें मैं शरीक हुआ था और अब की बार भी ठीक उसी प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाने के लिए आएंगे। उनका हरियाणा बनाने में, देश की आज़ादी में चौधरी देवीलाल का यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के लोगों को अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं देने में एक अहम रोल रहा है। चौधरी साहब ने अनेकों काम किए हैं। अगर मैं उनका व्याख्यान करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। साइकिल से रेडियो, टेलीविज़न, ट्रैक्टर के टोकन माफ़ किए, 6 एकड़ का माड़िया माफ़ करा, पक्के खाड़ों के खर्चे माफ़ हुए, कर्जा समाप्त हुआ, बुढ़ापा पेंशन हुई थी। अनेकों इस प्रकार के काम हुए जो आज भी समाज के लोग उन्हें याद करते हैं। तो जेजेपी अगर आपको निमंत्रण देती है, क्योंकि वो भी सिक्कर में मना रही है, तो आप वहाँ पे भी जाएंगे कि चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस रैली वो भी कर रहे हैं? मैंने बहुत पहले एक दिन ये बात कही थी कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं रैली में आने वालों के साथ, चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ, जयप्रकाश जी के साथ, अशोक अरोड़ा जी के साथ, संपत सिंह जी के साथ। परंतु मेरे इंडियन नेशनल लोकदल के हर कार्यकर्ता के साथ भी अच्छे संबंध हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, परंतु जेजेपी के नेताओं से नहीं। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं, उन्होंने कभी उनके जन्मदिन पर कभी रैली करी ही नहीं। पहली रैली वो सीकर में कर रहे हैं इसलिए कि राजस्थान का चुनाव आ रहा है, वहाँ की वोट काटने के लिए, वोट की वोट बटोरने के लिए। नहीं ये लगता है जैसे लोग कह रहे हैं कि कब आप डिसाइड करोगे, लेट में और समय बहुत बलवान है। जो चुनाव आएगा विभिन्न राजनीतिक दल अपने मैदान में उतरेंगे, अपने पैंतरे फेंकेंगे और मैं भी समय आने पर ही फैसला करूँगा, अभी नहीं। क्या मान सकते हैं कि रामपाल माजरा का अदर पार्टी से ज़्यादा इनेलो में आज़ादी है? ये तो स्पष्ट है कि जब चुनाव हुआ इलाहाबाद का, किसानों के लिए अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दिया तो मैं राजनीतिक तौर से भी उनकी मदद करने के लिए गया था। और मैं फतेहाबाद की रैली में भी चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निमंत्रण पर गया था। अब की बार भी चौधरी अभय सिंह चौटाला मेरे को निमंत्रण देने आए थे और मैंने उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया था। 2024 के चुनाव को लेकर जो इस रैली को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो कहाँ देखते हैं कि कोई बदलाव जो हरियाणा में हो पाएगा इस रैली पे? इसमें एक सवाल है, जैसे इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, कांग्रेस वाली पार्टी गठबंधन या इन लोगों के साथ, जहाँ तक सवाल है कि इस रैली के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं देखना चाहिए क्योंकि एक राजनीतिक रैली नहीं है, परंतु ये ज़रूर है ये किसी न किसी राजनीतिक धारा की नींव रख देती है। पिछली रैली में भी इसी प्रकार से विपक्षी एकता के लोग इकट्ठे हुए थे और चौधरी साहब के जन्मदिन पे सभी सोचते हैं कि इंडिया का गठन हुआ है और इंडिया के गठन के ऊपर लगता है एनडीए के खिलाफ एक सशक्त गठबंधन होगा। और जहाँ तक जो भी संघर्ष करता है उसके साथ कोई ना कोई उसको हासिल हो ही जाता है, मुकाम हासिल होता ही है।
राहुल गांधी जी ने अगर यात्रा शुरू करी थी तो उनको भी लोगों ने ये कहा था इनकी छवि में निखार आया। अगर अभय सिंह चौटाला ने करी है इतनी लंबी यात्रा तो वो निकले, तो ये स्वाभाविक है। उन्हें भी गांव-गांव में जाने का मौका मिला, विभिन्न समस्याओं को जानने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला। ज़रूर इंडियन नेशनल लोकदल में कुछ ना कुछ लोग जुड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर इनेलो के साथ कांग्रेस अगर गठबंधन करेगी तो मैं चेतावनी दी है उच्च अधिकारियों को, अपने पदाधिकारियों को। ये कोई अधिकृत चेतावनी तो नहीं है, परंतु ये उनकी पार्टी का मामला है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में मैं क्या टिक्का टिप्पणी करूंगा, ये तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे सोचना है। क्या वो इस गठबंधन में शामिल होंगे, नहीं होंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, ये प्रश्न उनकी पार्टियों का है। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल में और ना ही मैं इंडिया में, ना मैं कांग्रेस में। इंडिया में तो होनी चाहिए। कलाइश से उठा रही है फिर घोटाले पे कलाइश से उठा रही है सर। नहीं, ये समय बताए। ये भाई कह रहा है कि क्लैच से तैयारी है। तैयारी तो ज़रूर होती है, आदमी कहीं ना कहीं करता ही रहता है। और तैयारी ये स्पष्ट है कि मैं 1 साल से कर रहा हूँ, परंतु तैयारी के प्रभाव कहाँ पड़ जाएं इस बात का पता नहीं। मेरी तैयारी ज़रूर क्लैच से है, पर ये मैं कह नहीं सकता सुनिश्चित तौर से मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अभी फैसला मेरा है। कहने का ये है कि कैथल से भी हो सकते हैं, कैथल से भी हो सकते हैं। आप सही कह रहे हो कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कलैत से या उचाने से ही चुनाव लड़ूं। अभी मेरा इस मामले पे निर्णय नहीं हुआ है, और जब निर्णय हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बुला के बताऊँगा। कैथल से मन है सर? कैथल से भी कोई इसी मेरे लिए, मैं रहता ही कैथल में हूँ, मैं रहता ही कैथल में हूँ। मैं गांव-गांव से जुड़ा हुआ हूँ। 8-7 गांव मेरे हल्के के गए हुए हैं, और उसके बाद भी मैं इन गाँव के दुख सुख में रहता ही हूँ। कैथल भी मेरे लिए कोई अजनबी नहीं। आपने पीछे घोटाले उठाए थे, वो वापसी दस आप ये सरकार तो घोटालों की सरकार है। कोरोना काल था, ना तो कोई दवाई थी, ना कोई नर्स थी, ना कोई बेड था, ना कोई रेमडेसिविर थी, कुछ भी नहीं था। ये तो घोटालों में लगे हुए थे। ये दारू बेच रही थी सरकार, ये भारतीय जनता की सरकार रजिस्ट्री घोटाला कर रही थी, ये धान घोटाला कर रही थी, पेपर लीक घोटाला कर रही थी, ये बारदाना घोटाला कर रही थी। अनेकों घोटाले करते करते कैथल जिला भी छूता नहीं रहा कि सफाई घोटाला हुआ, यहाँ पर रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ, अनेकों घोटाले आपकी कमेटियों में हुए। और एक बड़ा घोटाला मैंने आपसे उजागर इसलिए किया था कि कुछ ना कुछ तो शर्म आएगी कि आपकी यहाँ की मंत्री ने अपनी डिस्क्रेशनरी ग्रांट को, स्वैच्छिक ग्रांट को अपने चहेते और मंजूर नज़र लोगों में, अपने रिश्तेदारों में बांट दी। और मैंने उसकी सूची भी जारी की थी। मैं आज भी कायम हूँ। मैंने अगले दिन ही प्रेस के माध्यम से पता लगा कि वो मेरे ऊपर केस करेंगे कुछ लोग। मैंने एक महीना हो गया इंतजार करते हुए, आज तक तो उन्होंने कोई केस किया नहीं, और मैं उन्हीं पे केस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास लिस्ट है बाकायदा 3 वर्ष की मैंने ली हुई है। और तो मैंने 19-20 की लिस्ट जारी की थी, आगे मैं दूसरी लिस्टें भी जारी करूँगा। महाजन साहब, 10 विधायकों की टीम जो आज निरीक्षण करने अस्पताल में पहुंची थी, लेकिन वही नाक के 3 पात, कुछ समाधान नहीं। आज दवाई खरीदने के लिए कोई पैसा सीएमओ के पास नहीं है, कोई बजट नहीं है। आपको छोटी छोटी दवाई जो दी जाती हैं, टैबलेट टेम्परेचर के लिए, जो कोई डायबिटिक के लिए, कोई किसी प्रकार के शुगर के पेशेंट के लिए, या कोई ब्लड प्रेशर वाले के लिए, वो भी इनके पास बजट नहीं है। और बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे आपकी डेंगू के वक्त में किसी को अगर उसमें प्लेटलेट देने पड़ जाएं तो वो बंद पड़ी हैं। और इसी प्रकार से अनेकों मशीनें हमारे इसमें बंद पड़ी हैं। वो क्या देखने आए थे? वो यहीं तो रहते हैं। उसके मेंबर जो बनाए गए थे वो यहीं तो रहते हैं। उन्हें देखने के लिए आज कौन सा अचंभा था कि वो कमेटी आएगी उसे दिन सुधर जाएगा। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है। यहाँ पे नहीं, पूरे स्टेट में, पूरे प्रांत में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बुरी हालत है, लचर व्यवस्था है। और ये भी जो कमेटी आई थी, ये तो केवल मात्र अपना टीएडीए बनाने के लिए आई थी।
आप समझे करो थोड़ी बहुत बात नहीं। माजरा साहब, अंत में क्या कहना चाहेंगे चौधरी देवीलाल जयंती को लेकर, क्योंकि आप उनके साथ हैं, उनके पश्चिमों पर लोगों से? मैं चौधरी देवीलाल की जयंती पे जाऊंगा और चौधरी देवीलाल के समर्थक उसमें आएंगे, हम उसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी समाज में उनकी दी हुई बातें हैं, आज भी मुंह बोल के बोलती हैं। इसलिए चौधरी देवीलाल आपकी पीढ़ी से पहले के नेता थे, जिसको आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा। मैंने उनकी बात बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है और मैं उस रैली में ज़रूर जाऊँ। ठीक है, धन्यवाद। माधव साहब, अधिकारी कैथल में पिछले 15 दिन से नहीं थे, काफ़ी समय से जो है जनता परेशान हो रही थी, कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ कैथल जिला इस मामले में अभागा रहा, नेतृत्व विहीन जिला है कि यहाँ पे जिला का उपायुक्त नहीं थे, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं थे, यहाँ पे डीडीपीओ नहीं थे। 25 दिन से सारी पोस्टें खाली पड़ी थी, जाए तो जनता कहाँ जाए। और मैं विशेष तौर से आपसे ये कहता हूँ, अपने ग्रीवेंसेस लेकर के कई बार एक मंत्री को चेयरमैन बनाया जाता है, ग्रीवेंसेस कमेटी का गठन किया जाता है। ये कई महीनों से हमारे यहाँ पे ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हो नहीं रही। मुंह छुपा के हरियाणा का एक मंत्री यहाँ से पेवे का है, यहाँ तक आने की नौबत नहीं उसको, तुमत नहीं उठा रहा कि भाई यहाँ आकर के लोगों की समस्याओं को सुना जाए। ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हमारी हो ही नहीं रही, और ग्रीवेंसेस कैसे दूर हो पाएंगे जब मंत्री यहाँ आ पा ही नहीं रहा। तो मैं इस सरकार की विफलता मानता हूँ और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं लिपअप होती, यानी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है इस कष्ट निवारण समिति की बैठक ना होने के। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे कैथल ज़िले में तो कोई सुनाई करने वाला है ही नहीं। अगर यहाँ के ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग यहाँ नहीं हो रही, डीसी के पोस्ट यहाँ पे खाली पड़ी रही, एसपी की पोस्ट यहाँ पे खाली पड़ी रही, और किस प्रकार से यहाँ के लोगों के ग्रीवेंसेस को दूर किया गया होगा, शिकायतों को दूर किया गया होगा, आप ही अंदाज़ा कर लो। यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए यहाँ केवल लूटपाट, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार का आलम, इसमें डूबा हुआ प्रशासन है। ठीक।